फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। सिकल सेल एनीमिया SCA is second commonest hemoglobinopathy in India, and it is characterized by presence of an abnormal hemoglobin, that is HbS, due to substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of beta chain. ये क्या है? ये है सिकल। ओके, सिकल ये क्या है? टूल है। ओके, अ टूल विथ शॉर्ट हैंडल। ओके, एंड अ कर्व ब्लेड दैट यूज फॉर कटिंग ग्रास। ये ग्रास कट करने के लिए ये सिकल नाम का हथियार यूज करते हैं फार्मर्स। ओके, तो मराठी में इसको विड़ा भी बोलते हैं और हिंदी में दरांती बोलते हैं। तो इसका रेफरेंस लेके सिकल सेल एनीमिया का नाम पड़ा है। सो सिकल सेल एनीमिया इज सेकंड कॉमनेस्ट hemoglobinopathy in India. What is hemoglobinopathy? There is abnormal production of structure of the hemoglobin molecule. हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आते हैं, इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिनोपैथी। तो फर्स्ट कौन सा है? थैलेसेमिया। सो सिकल सेल एनीमिया इज द सेकंड कॉमनेस्ट hemoglobinopathy इन इंडिया। फर्स्ट है थैलेसेमिया, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलेंगे HbS हीमोग्लोबिन। और ये क्यों होता है? ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन। ये देखो, ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। ओके, इसमें क्या रहता है? बीटा 1 एंड बीटा 2 चेन एंड अल्फा 1 अल्फा 2 चेन। ओके, ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे HbA एंड HbS। ये क्या है? सिकल सेल का हीमोग्लोबिन। ओके, सो इसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो ग्लूटामेट इज रिप्लेस बाय वैलिन। ओके, ये ग्लूटामेट को वैलिन रिप्लेस करता है। अ सिंगल अमीनो एसिड वेयर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन इन द सिक्स्थ पोजीशन ऑफ 146 अमीनो एसिड ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये रिप्लेस होने के कारण आरबीसी का डिफॉर्म शेप होने लगता है, इसको हम बोलेंगे सिकल शेप रेड ब्लड सेल। ओके, सो फिर से एक बार देखेंगे सिकल सेल एनीमिया क्या है। is the second commonest hemoglobinopathy in India, and it is characterized by presence of an abnormal hemoglobin, that is HbS, due to substitution of glutamic acid by valine at sixth position of beta chains। यहाँ तक क्लियर है सिकल सेल क्या है और ये क्यों होता है, ये हमने देखा। ओके, नाउ ये सिकल सेल, जो सिकल रेड ब्लड सेल्स है, इसमें और नॉर्मल सेल्स में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये फ्रंट एंड साइड व्यू है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप। ओके, ये डिस्क शेप रहते हैं। दे फ्लो इजीली थ्रू इवन स्मॉल ब्लड वेसल। ओके, ये नॉर्मली फ्लो होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल से भी। बट सिकल रेड ब्लड सेल्स कैसे रहते हैं? सिकल रेड ब्लड सेल्स आर क्रेसेंट शेप एंड स्टिफ एंड स्टिकी रहते हैं। ओके, ये स्टिफ रहते हैं, स्टिकी रहते हैं एंड क्रेसेंट शेप रहते हैं। दे ब्रेक इजीली एंड कैन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स and to other cells. If blood vessels become blocked, the tissue they feed cannot get oxygen and nutrients. Okay, ये क्या करते हैं? ये स्टिकी रहते हैं और ये ब्रेक हो जाते हैं इजीली। तो ये क्या होते हैं? कैपिलरीज में ब्लॉक कर देते हैं। ओके, सो जो कैपिलरीज या जो आर्टरीज वेन जो रहते हैं, वो जिस टिश्यू को ब्लड सप्लाई करते हैं, वहां पे क्या होगा फिर? ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें हाइपोक्सिया होगा। ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, इसी वजह से टिश्यू को हाइपोक्सिया होता है, तो ऑर्गन डैमेज होता है। ये हम बाद में देखेंगे, बट ये नॉर्मल और सिकल रेड ब्लड सेल्स में डिफरेंस है। नॉर्मल कैसे रहते हैं?
डिस्क शेप रहते हैं और इजीली फ्लो होते हैं कैपिलरी से। बट ये सिकल रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्रेसेंट शेप रहते हैं, स्टिफ एंड स्टिकी रहते हैं। ब्लड के वॉल में, आर्टरी के वॉल में, कैपिलरीज में स्टिक हो जाते हैं और ब्लॉकेज तैयार करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देन genetic basis. Deletion of beta globin gene on chromosome 11 is the basic genetic defect in SCA. इसमें क्या होता है, बीटा ग्लोबिन जो जीन है ऑन क्रोमोसोम 11 ये डिलीट हो जाता है, या कंप्लीट या पार्शियल डिलीट होता है, या म्यूटेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। सो फर्स्ट है उसमें कैटेगरी होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज with complete replacement of HbA by HbS। होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज में क्या होता है, जो HbA जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो HbS से रिप्लेस हो जाता है। देन सेकंड है हेट्रोजाइगस सिकल सेल ट्रेट with HbS concentration of 35 to 45%. In addition, many cases have mixed hemoglobinopathies, that is HbS thalassemia, HbSC disease. ओके, हेट्रोजाइगस सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है, एचबीएस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है, 35 to 45%। ओके, सो इन एडिशन मेनी केसेस ऑफ मिक्स हीमोग्लोबिनोपैथीज। उसमें क्या क्या आता है, HbS थैलेसीमिया और HbC थैलेसीमिया। ये HbSC डिसीज कैसा रहता है, माइल्डर फॉर्म ऑफ सिकल सेल एनीमिया होता है। HbSC डिसीज ये माइल्डर फॉर्म रहता है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, दो ग्रुप है, फर्स्ट है होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज एंड सेकंड है हेट्रोजाइगस सिकल सेल ट्रेट। अभी ये कैसे ट्रांसफर होता है, पेडिग्री में क्या है, अनअफेक्टेड कैरियर फादर एंड अनअफेक्टेड कैरियर मदर। जो कैरियर रहते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं, खाली एक्सट्रीम कंडीशन में ही ये अफेक्ट हो जाते हैं। सो अनअफेक्टेड कैरियर फादर मैरी विद अनअफेक्टेड कैरियर मदर, तो इसमें 25% चांसेस रहेंगे कि चाइल्ड कैसा अनअफेक्टेड पैदा हो। देन 50% चाइल्ड कैसे होते हैं, कैरियर, एंड 25% यानी कि होमोजाइगस, ये कैसे रहते हैं, अफेक्टेड। और ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये है होमोजाइगस। ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ओके, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सो अभी हम देखेंगे इटियोपैथोजेनेसिस। इन नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड स्टेट HbS फंक्शंस नॉर्मली। ओके, जो नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड स्टेट रहती है वहां पे HbS का फंक्शन कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। However, in hypoxic states, deoxygenated HbS develop abnormal coupling of globin chains to deform the shape of RBCs into sickle form. ओके, सो फर्स्ट क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड स्टेट में HbS कैसा रहता है, नॉर्मल फंक्शन करता है। बट अगर हाइपोक्सिया होगा तो ये जो HbS है वो क्या करता है, एबनॉर्मल कपलिंग ऑफ ग्लोबिन चेन्स। जो ग्लोबिन के चेन रहते हैं इनका एबनॉर्मल कपलिंग करता है। ओके, एंड to deform the shape of RBC into sickle form। ये एबनॉर्मल कपलिंग होने के कारण हीमोग्लोबिन का आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये मेन इटियोपैथोजेनेसिस है। इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिक स्टेट में डीऑक्सीजनेटेड HbS डेवलप abnormal coupling of globin chains to deform the shape of RBCs into sickle form। ये सिकल फॉर्म में तैयार हो जाते हैं हाइपोक्सिक स्टेट में। और ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन विथ नॉर्मल आरबीसी, और ये है abnormal coupling of hemoglobin chains and it forms sickle shape RBC। ये क्लियर है? While
दिस सिकलिंग इज रिवर्सिबल इन इनिशियल स्टेजेस। इनिशियल स्टेजेस में ये सिकलिंग रिवर्सिबल हो जाती है। हाइपोक्सिया होने के बाद अगर फिर से पेशेंट को ऑक्सीजन मिला तो क्या होगा, ये जो सिकल शेप आरबीसी है वो नॉर्मल आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है। persistent hypoxia leads to irreversible sickling of RBCs। अगर persistent hypoxia रहा तो ये irreversible हो जाता है, which are then trapped in microvasculature or spleen to produce vaso-occlusion lesion and hemolysis respectively। अगर ये irreversible sickling हो गई तो क्या होगा, which are then trapped in microvasculature। माइक्रोवेस्कुलेचर यानी कैपिलरीज में ये अड़क जाते हैं, ओके, ब्लॉकेज तैयार करते हैं। और स्प्लीन में अड़क गए तो क्या होगा, माइक्रोवेस्कुलेचर में क्या होगा, वैसो ओक्लूसिव लीजन होगा, एंड स्प्लीन में क्या होगा, हिमोलिसिस होगा। स्प्लीन में हिमोलिसिस होता है और कैपिलरीज में वैसो ओक्लूसिव लीजन होगा, ओके। सो while this sickling is reversible in initial stages, the persistent hypoxia leads to irreversible sickling of RBC, which are then trapped in microvasculature or spleen to produce vaso-occlusive lesion and hemolysis respectively. Then slugging of T-form RBCs in small vessels further aggravates the hypoxia and sickling। पहले क्या था, हाइपोक्सिया के कारण आरबीसी सिकल शिप हो जाती है, ओके। फिर से इनको ऑक्सीजन मिला तो ये रिवर्सिबल हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में। अगर बाद में परसिस्टेंट हाइपोक्सिया रहा तो ये इरिवर्सिबल सिकलिंग हो जाती है। इरिवर्सिबल सिकलिंग की वजह से क्या होगा, ये कैपिलरीज में या स्प्लीन में अटक जाते हैं। अटकने के कारण क्या होगा, स्लज फॉर्म होगा, ओके। स्लजलिंग के कारण क्या होगा, फर्दर हाइपोक्सिया एंड सिकलिंग होगा, ओके। ये देखो, ये है नॉर्मल आरबीसी, ये ब्लड वेसल में इजी जा रहे हैं, ओके। और ये सिकल सेल पेशेंट में क्या होगा, ये अटक जाएंगे, आगे जाके ये अटक जाएंगे, स्लश फॉर्म करेंगे, ओके। Thus, three factors are mainly responsible for pathogenesis of sickle cell anemia। थ्री मेन इवेंट क्या है, वैसो ओक्लूसिव इवेंट, वैसो ओक्लूसिव इवेंट, देन क्रोनिक हिमोलिसिस, ये अटक स्प्लीन में क्या होंगे, अटक जाएंगे, इसके कारण क्या होगा, हिमोलिसिस होगा। और कैपिलरी में अटक जाने के कारण क्या होगा, वाजो ओक्लूसिव लीजन तैयार होगा। और दोनों के कारण क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। और फिर से हाइपोक्सिया के कारण फिर से सिकलिंग होगा, ओके। ऐसे वर्स्ट हो जाता है डिसीज। सो three factors are mainly responsible for pathogenesis of sickle cell anemia। First है vaso-occlusive event, then second है chronic hemolysis। The affected cells are rapidly hemolyzed and have lifespan of 10 to 20 days। नॉर्मल कितना रहता है, 120 डेज रहता है, नॉर्मल आरबीसी का 120 डेज रहता है। बट ये देखो कितना कम हो जाता है, 10 to 20 डेज में ही हिमोलिसिस हो जाता है। और हिमोलिसिस के कारण क्या होगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा, इक्टेरिस होगा, बाकी और कारण हो गए, ऑर्गन डैमेज होगा, ये हम बाद में देखेंगे। सो थर्ड है लोकल एज वेल एज जनरलाइज हाइपोक्सिया ड्यू टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। लोकल हाइपोक्सिया वाजो ओक्लूसिव इवेंट के कारण होगा, एंड जनरलाइज हाइपोक्सिया क्यों होगा, क्रोनिक हिमोलिसिस के कारण होगा, ओके। सो थ्री फैक्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस ऑफ sickle cell anemia, vaso-occlusive event, chronic hemolysis, and local as well as generalized hypoxia due to A and B respectively। ये देखो, vaso-occlusive event में क्या है, ये देखो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, ये कैसे जा रहे हैं, कैपिलरीज से नॉर्मली जा रहे हैं। बट सिकल सेल क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे ब्लड फ्लो। ये देखो, ये स्टिकी रहते हैं और ये ऑक्लूड हो जाते हैं। सिकल सेल में सब आरबीसी सिकल सेल शेप नहीं बनते हैं, कुछ नॉर्मल रहती है, कुछ सिकल शेप रहती है। ये देखो, ये है वाजो ओक्लूसिव इवेंट। देन
क्रोनिक हिमोलाइसिस एंड क्रोनिक हाइपोक्सिया। ये देखो, पहले क्या होता है, म्यूटेशन होता है, देन एचबीएस एक्सप्रेशन एंड पॉलीमराइजेशन। इसके कारण क्या होगा, आरबीसी का सिकलिंग होगा। हेमेटोलॉजिक एंड वेस्कुलर इफेक्ट्स में क्या, पहले क्या होगा, वाजो ओक्लूजन, इन्फ्लेमेशन, हिमोलिसिस मेडिएटेड एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हिमोलिसिस होगा, हिमोलिसिस के कारण क्या होगा, एनीमिया होगा। देन सिस्टमिक इफेक्ट में ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन डैमेज क्यों होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया एंड हिमोलिसिस करते हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डिपेंड अपॉन whether the case is homozygous or heterozygous. Okay, so what is homozygous? Complete replacement of HbA hemoglobin by HbS hemoglobin. Then hemoglobin S replaces both beta globin subunit in hemoglobin. इसमें क्या होता है, सारे हीमोग्लोबिन जो HbA रहते हैं वो HbS बन जाते हैं। ओके, then heterozygous, what is heterozygous? Just one beta globin subunit in hemoglobin is replaced by hemoglobin S. इसमें क्या रहता है, कुछ हीमोग्लोबिन HbA रहते हैं, कुछ HbS रहते हैं। सो ये है हेट्रोजाइगस। और होमोजाइगस, HbA is replaced by HbS, ये हमने पीछे देखा था। देन प्रेजेंस ऑफ हाई fetal Hb which does not have beta chains prevents manifestation of sickle cell disease during first few months of life. fetal HB क्या है, ये देखो, ये है fetal HB। इसमें क्या रहता है, दो अल्फा चेन रहते हैं और दो गैमा चेन रहते हैं। ये देखो, हेमोग्लोबिन एफ स्ट्रक्चर, ये है fetal hemoglobin, फोर हीम ग्रुप्स, ग्लोबिन चेन्स टू अल्फा एंड टू गैमा चेन्स रहते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ हाई fetal HB ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ, इसकी वजह से क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ SCD ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। सो अभी हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया। सो homozygous sickle cell disease usually manifests beyond 4 to 6 months of age. Okay, 4 to 6 मंथ के बाद homozygous sickle cell disease दिखाई देता है। क्यों, ये हमने देखा, क्योंकि पहले कुछ महीने में fetal HB रहता है और बाद में ये रिप्लेस हो जाता है हीमोग्लोबिन ES से। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसमें फर्स्ट है क्रोनिक hemolytic anemia with moderate pallor and sign of chronic hypoxia. ओके, इसमें क्या दिखाई देता है, क्रोनिक hemolytic anemia दिखाई देता है। व्हाट इज hemolytic anemia? इज disorder in which the RBCs are destroyed faster than they are made. ओके, इसको कहते हैं hemolytic anemia with moderate pallor, पेशेंट में pallor दिखाई देता है, एंड साइन ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया। क्रोनिक हाइपोक्सिया क्या है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन यूर बॉडी टिश्यू फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए अगर बॉडी टिश्यू में कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोनिक हाइपोक्सिया। इसमें एग्जांपल क्या है, एक्सर्शनल डिस्निया एंड ग्रोथ फेलियर। व्हाट इज एक्सर्शनल डिस्निया? द पर्सन फील्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान पेशेंट को ब्रीथ का शॉर्टनेस होता है, उसको हम बोलेंगे एक्सर्शनल डिस्निया। तो फर्स्ट क्या है, होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज, वो मैनिफेस्ट कब होता है, बियॉन्ड 4 to 6 मंथ ऑफ एज। उसमें फर्स्ट क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्रोनिक हिमोलाइटिक एनीमिया विथ मॉडरेट पैलर एंड साइन ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया। इसमें एग्जांपल क्या क्या थे, एक्सर्शनल डिस्निया एंड ग्रोथ फेलियर। देन sign of hemodynamic decompensation. Okay, what is hemodynamic decompensation? The chronic anemia result in cardiac chamber dilation. chronic anemia के कारण क्या होता है, जो कार्डियक चेम्बर रहते हैं उसका डायलिटेशन होता है, एंड कंपनसेटरी इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स रहते हैं हार्ट के उनका कंपनसेटरी इंक्रीज होता है, वेंट्रिकुलर मास का इंक्रीज होता है। ओके, वो डायलेट हो जाते हैं। सो क्रोनिक एनीमिया
decrease the oxygen carrying capacity of the blood and result in compensatory increase in cardiac output. कार्डियक आउटपुट कंपनसेटरी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एंड कार्डियोमेगेली. ओके, कार्डियोमेगेली may develop in severe cases. So sign of hemodynamic decompensation में क्या क्या आएगा? Congestive cardiac failure and cardiomegaly. Then while older children may also develop gallstone due to excess bilirubin production. hemolytic anemia के कारण क्या होगा? excessive bilirubin production होगा. इसके कारण क्या होगा? पेशेंट की बॉडी में गॉलस्टोन तैयार होंगे. सो फर्स्ट हमने देखा होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज. इसमें फर्स्ट क्या है? क्रोनिक hemolytic anemia, then signs of hemodynamic decompensation and gallstone in older children. Then second manifestation है moderate splenomegaly with or without hypersplenism. Okay, what is splenomegaly? Enlargement of spleen, and enlargement of spleen with or without hypersplenism. What is hypersplenism? ओवरएक्टिव स्प्लीन. हाइपरस्प्लेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? ओवरएक्टिव स्प्लीन. इसमें क्या होता है? इफ योर स्प्लीन इज ओवरएक्टिव, इट रिमूव्स द ब्लड सेल्स टू अर्ली एंड टू क्विकली. हाइपरस्प्लेनिज्म में क्या होता है? जो स्प्लीन रहती है वो क्या करती है? आरबीसी को अर्ली डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, द ब्लड सेल्स रिमूव करती है टू अर्ली एंड टू क्विकली. इसको हम बोलेंगे हाइपरस्प्लेनिज्म. सो सेकंड मैनिफेस्टेशन क्या है? मॉडरेट स्प्लीनोमेगेली विथ और विदाउट हाइपरस्प्लेनिज्म. स्प्लीनोमेगेली frequently regresses after 5 to 6 years due to autosplenectomy after repeated splenic infarct. ये देखो क्या है? स्प्लीनोमेगेली हमने बोला, पर ये कब कम होता है? आफ्टर 5 to 6 ईयर ऑफ एज. और ये क्यों होगी? क्योंकि ऑटोस्प्लिनेक्टॉमी की वजह से. अब ये ऑटोस्प्लिनेक्टॉमी क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड एक्टोमी मीन्स रिमूवल. सो सेल्फ रिमूवल. और ये क्यों होती है? can occur in cases of sickle cell disease where the misshapen cells block the blood flow to the spleen and causing scarring and eventual atrophy of the organ. इसमें क्या होता है? स्प्लीन की एट्रोपी होती है. एट्रोपी को ही क्या शब्द बोला है इधर? ऑटोस्प्लीनेक्टोमी. ओके, समझा? देन अल्टर स्प्लेनिक फंक्शन. अल्टर स्प्लेनिक फंक्शंस क्या है? स्प्लीन के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज दैट इट फाइट्स इन्वेडिंग जर्म्स इन द ब्लड. क्या क्या है? ये देखो फंक्शन ऑफ स्प्लीन. लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. देन एंटीबॉडी सिंथेसिस का काम है स्प्लीन का. आरबीसी का क्रिएशन एंड रिमूवल है. प्लेटलेट्स का स्टोर करती है, क्लियर करती है. पैथोजन का फिल्ट्रेशन करती है एंड आयन रिसाइकल करती है. ओके, स्प्लीन का खाली काम आरबीसी प्रोडक्शन नहीं है, तो एंटीबॉडीज भी सिंथेसिस करती है, आयन भी रिसाइकल करती है, प्लेटलेट का स्टोर भी करती है और पैथोजन का फिल्ट्रेशन भी करती है. ओके, सो सिकल सेल एनीमिया की वजह से क्या होगा? अल्टर स्प्लेनिक फंक्शन होंगे. ओके, अल्टर स्प्लेनिक फंक्शंस प्रीडिस्पोजेस दिस केसेस फॉर सीरियस इन्फेक्शन. अगर स्प्लीन का फंक्शन खराब हो गया तो क्या होगा? ये अच्छे से लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज नहीं तैयार कर पाएगी. सो इसके कारण क्या होगा? पेशेंट में सेप्सिस, मेनिंजाइटिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस बाय कैप्सुलर ऑर्गेनिज्म. कौन से ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे बॉडी में? निमोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा एंड साल्मोनेला. ओके, क्लियर है? तो सेकंड क्या था? मॉडरेट स्प्लीनोमेगेली विद और विदाउट हाइपरस्प्लेनिज्म. फर्स्ट क्या था? क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया विद मॉडरेट पैलर एंड साइन ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सिया. ये क्या देख रहे हैं हम? होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज. देन थर्ड है साइन ऑफ माइक्रोवास्कुलर इस्चेमिया and recurrent infarct. So
what is microvascular ischemia? Is due to microvascular occlusion causes complication across the multiple organ system. इसमें क्या होता है? इश्चीमिया होता है, ब्लड सप्लाई कुछ ऑर्गन को अच्छे से नहीं जाता। क्यों होता है माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया? ये देखो, ये है नॉर्मल ब्लड सेल्स आरबीसी, एंड सिकल सेल क्या करते हैं, हमने पीछे देखा था, ये ब्लॉक करते हैं कैपिलरीज में। तो ब्लॉक के कारण क्या होगा? ऑर्गन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया। सो साइंस ऑफ माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया एंड रिकरेंट इंफार्क्ट। इंफार्क्ट क्या होता है? लोकलाइज एरिया ऑफ डेड टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर टू ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होने के कारण क्या होगा? जो टिश्यू रहते हैं वो डेड हो जाते हैं, इसको हम बोलेंगे इंफार्क्ट। इसमें एग्जांपल क्या है? क्लबिंग। क्लबिंग क्या है? ये देखो, ये है क्लबिंग। ये देखो, ये फिंगर, इसको क्लब फिंगर बोलते हैं। ओके, क्लब फिंगर। ये है नॉर्मल फिंगर, और ये है डिस्टॉर्टेड एंगल ऑफ नेल्ड बेड, यानी कि क्लब फिंगर। ये क्या है? द टिप्स ऑफ द फिंगर एनलार्ज। ओके, टिप्स ऑफ द फिंगर एनलार्ज एंड द नेल्स बिकम एक्सट्रीमली कर्व फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ये देखो, ये कितना कर्व हो गया है, फ्रंट टू बैक, ये पूरा कर्व हो जाता है। सो क्लब फिंगर क्या है? ये क्या है? fingers tips of the finger enlarge and the nails become extremely curved from front and back। और ये क्लबिंग क्यों होती है फिंगर की? the curve club fingers is a symptoms of disease like heart and lung disease in which causes chronically low blood level of the oxygen। जो ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम होने के कारण क्या हो जाता है? ये फिंगर का क्लबिंग हो जाता है। सो ये हम क्या देख रहे हैं? साइन ऑफ माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया। इसमें क्या हो जाता है? क्लबिंग हो जाती है फिंगर की। क्यों होती है? क्योंकि क्रोनिक हाइपोक्सिया के कारण। ओके, देन नेफ्रोपैथी। व्हाट इज नेफ्रोपैथी? इट मींस डिटोरिएशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन डिटोरिएट हो जाते हैं, इसको हम बोलेंगे नेफ्रोपैथी। क्योंकि किडनी में भी क्या होगा? माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया होगा। देन क्रोनिक लेग अल्सर। लेग अल्सर क्यों हो गए? ड्यू टू स्किन वैसो ओक्लूजन एंड कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो। वैसो ओक्लूजन एंड कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो के कारण क्रोनिक लेग अल्सर होंगे। देन रिकरेंट एपिस्टैक्सिस होगा। एपिस्टैक्सिस यानी क्या? नाक से खून बहता है। ओके, ड्यू टू हाइपरस्प्लेनिज्म एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण पेशेंट में रिकरेंट एपिस्टैक्सिस होगा। अभी हम ये नेफ्रोपैथी देखेंगे। क्या है? सिकल सेल नेफ्रोपैथी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट हेमेचुरिया एंड हाइपोस्टेनुरिया, that is loss of concentration capacity due to recurrent medullary infarct। हेमेचुरिया यानी क्या? आरबीसी इन योर यूरिन, इसको हम बोलेंगे हेमेचुरिया। एंड हाइपोस्टेनुरिया मतलब क्या? हाइपोस्टेन्यूरिया मतलब an abnormally low urinary specific gravity, that is loss of concentration capacity due to recurrent medullary infarct। और ये medullary infarct क्यों होगा? ड्यू टू माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया। ओके, ये थर्ड साइन देखा हमने, साइन ऑफ माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया एंड रिकरेंट इंफार्क्ट। एग्जांपल में क्या क्या देखा? क्लबिंग, नेफ्रोपैथी, क्रोनिक लेग अल्सर, रिकरेंट एपिस्टैक्सिस, एंड एग्जांपल। और सिकल सेल नेफ्रोपैथी में क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट हिमेचुरिया। पेशेंट में हिमेचुरिया होता है एंड हाइपोस्टेन्यूरिया होता है, that is loss of concentration capacity due to recurrent medullary infarct। और ये हम क्या देख रहे हैं? होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज। इसमें फर्स्ट क्रोनिक हिमोलाइटिक एनीमिया, देन सेकंड मॉडरेट स्प्लिनोमेगेली विथ और विदाउट स्प्लेनिज्म, हाइपरस्प्लेनिज्म, देन साइन ऑफ माइक्रोवेस्कुलर इश्चीमिया। इसमें हमने ये क्लबिंग देखी। तो लास्ट है एक्यूट क्राइसिस एपिसोड, which may be spontaneous or develop after exposure to hypoxic events। Example, fever, infection, dehydration, and acidosis। So, what is acute crisis?
क्राइसिस यानी क्या? इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर सिचुएशन। तो बॉडी में क्राइसिस कैसे आएंगे पेशेंट के? स्पॉन्टेनियस भी आ सकते हैं, और इट डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू हाइपोक्सिक इवेंट। हाइपोक्सिक इवेंट्स कौन से रहते हैं? फीवर, इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस। इसके कारण क्या होगा? पेशेंट की बॉडी में हाइपोक्सिया डेवलप होगा। सो पेशेंट एक्यूट क्राइसिस में चला जाता है। सो ये क्राइसिस क्या है? देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ क्राइसिस सीन इन एसीडी आर एस फॉलो। फर्स्ट है वाजो ओक्लूसिव क्राइसिस। व्हाट इज वाजो ओक्लूसिव? हमने पिछली बार देखा था वाजो ओक्लूजन होता है। तो इसके कारण क्या क्या क्राइसिस आएंगे ये हम बाद में देखेंगे। देन सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। व्हाट इज सिक्वेस्ट्रेशन? यानी कि जब्ती। स्प्लीन क्या करती है? बॉडी का सारा ब्लड अपने पास लेती है, यानी जब्त कर लेती है सारा ब्लड। तो इसमें क्या क्या क्राइसिस आएंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस। हीमोलाइटिक यानी क्या? हीमोलिसिस के कारण क्या क्या क्राइसिस आएंगे। देन लास्ट है aplastic crisis। aplastic यानी क्या? The bone marrow cannot make enough new blood cells for your body to work normally। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ऐसे बोन मैरो नहीं बनाता है। तो इसके कारण क्या क्या क्राइसिस आएंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ क्राइसिस। ये हमने क्या देखा? होमोजाइगस सिकल सेल डिसीज। इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं। फर्स्ट है vaso occlusive crisis, are most common and usually spontaneous with wide clinical spectrum। vaso occlusive crisis देख रहे हैं हम। तो ये बहुत कॉमन है और ये स्पॉन्टेनियस रहते हैं। ओके, एंड विद वाइड क्लिनिकल स्पेक्ट्रम रहता है इसका। ओके, तो एग्जांपल में क्या है? सडन पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट ड्यू टू ischemic necrosis of small bone, that is hand foot syndrome। vaso occlusion मतलब क्या? ये देखो, ये नॉर्मल कैपिलरीज और नॉर्मल आरबीसीज है, और सिकल सेल आरबीसी के कारण यहाँ पे वेजो ऑक्लूजन हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है? सडन पेनफुल स्वेलिंग होती है हैंड्स में एंड फीट्स में। इसको हम बोलेंगे हैंड फुट सिंड्रोम। ये देखो, हैंड फुट सिंड्रोम। इट इज सीन इन infant and toddlers। The swelling often along with fever, okay, and it is caused by sickle cell getting stuck in the blood vessel and blocking the blood flow in small bones of the hand and feet। ओके, तो इसके कारण बेबी में हैंड एंड फुट सिंड्रोम होता है। क्यों होता है? वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस के कारण। क्लियर है? ये है हैंड फुट सिंड्रोम। देन वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस में नेक्स्ट है acute abdominal pain due to mesenteric ischemia। Then cerebrovascular stroke। Stroke means a condition where blood supply to the part of your brain is cut off। इसको हम बोलेंगे cerebrovascular stroke। Then sudden blindness due to retinal vein occlusion। Then priapism। priapism क्या है? venous obstruction in corpora cavernosa। ये देखो, पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस को प्रियापिज्म बोलते हैं। ओके, इट इज अ प्रोलॉन्ग इरेक्शन ऑफ योर पेनिस। एंड व्हाट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा? टू कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू इन शाफ्ट ऑफ पेनिस। ओके, शाफ्ट ऑफ पेनिस में ये टू स्पॉन्जी कॉलम्स रहते हैं टिश्यू के। इसको बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा। प्रियापिज्म वेनस ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसके कारण क्या होता है? प्रोलॉन्ग इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। तो हमने फर्स्ट क्या देखा? वैजो ओक्लूसिव क्राइसिस। इसमें हैंड फुट सिंड्रोम देखा। देन एक्यूट एब्डोमेन होता है। सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक होता है पेशेंट में। सडन ब्लाइंडनेस भी आ सकता है ड्यू टू रेटिनल वेल ऑक्लूजन। एंड लास्ट है प्रियापिज्म, पेनफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस। देन सेकंड है सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस।
with massive splenomegaly and circulatory collapse due to sudden pooling of blood in the spleen are more common in younger children, usually after an acute febrile illness. Acute febrile illness के बाद क्या होता है? सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होता है। सिक्वेस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? जब्ती होना। स्प्लीन क्या करती है? बॉडी का सारा ब्लड फ्लो अपने पास लेती है, यानी जब्त कर लेती है सारा ब्लड फ्लो। इसके कारण क्या होता है? सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस होता है। देन थर्ड है हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस। हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस मतलब with sudden and severe hemolytic episodes are seen in cases with coexisting G6PD deficiency. What is hyperhemolytic crisis? Hemolytic crisis यानी क्या? Hemolysis के कारण जो कुछ भी क्राइसिस होंगे इसको हम हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस बोलेंगे। ओके, हीमोलाइटिक क्राइसिस में क्या क्या आता है? फीवर आता है, पेन, बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाती है हीमोलिसिस के कारण। ओके, और इसमें क्या होता है? को एग्जिस्टिंग G6PD डेफिशिएंसी भी कई पेशेंट में रहती है। G6PD क्या है? इट इज अ एंजाइम। ओके, lack of enzyme that is glucose 6 phosphate dehydrogenase। glucose 6 phosphate dehydrogenase बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे रहता है? ब्लड में रहता है। G6PD helps RBC to work and protect them from harmful substances। ओके, अभी यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्शन ही नहीं है आरबीसी को, तो इसके कारण आरबीसी ज्यादा हीमोलिसिस में जा सकती है। सो ये है हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस। देन लास्ट है अप्लास्टिक क्राइसिस। अप्लास्टिक क्राइसिस यानी क्या? अप्लास्टिक यानी क्या? bone marrow cannot make enough new blood cells for your body to work normal। okay, अभी हम देखेंगे क्या है अप्लास्टिक क्राइसिस। विथ सडन बोन मैरो डिप्रेशन एंड पैनसाइटोपेनिया आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ पैरा पैरवोवायरस बी इन्फेक्शन। पैरवोवायरस बी के इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? पेशेंट में अप्लास्टिक क्राइसिस हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? सडन बोन मैरो डिप्रेशन होता है। बोन मैरो क्या करता है? इनफ आरबीसी बॉडी में तैयार नहीं करता। ओके, इसको हम बोलेंगे बोन मैरो डिप्रेशन। देन पैनसाइटोपेनिया भी आता है। पैनसाइटोपेनिया यानी डिफिशियंसी ऑफ ऑल थ्री आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसको हम बोलेंगे पैनसाइटोपेनिया। तो हमने ये देखा कितने क्राइसिस हैं? 4 मेन टाइप ऑफ क्राइसिस देखे। वाइजो ऑक्लूसिव क्राइसिस, इसमें हमने हैंड फुट सिंड्रोम देखा। देन acute abdomen, cerebrovascular stroke, sudden blindness and priapism। okay, then sequestration crisis क्यों आता है? due to sudden pooling of blood in spleen। then hyperhemolytic crisis, hemolysis के कारण ये crisis होते हैं। sudden severe hemolytic episode and with coexisting G6PD deficiency। then last है aplastic crisis with sudden bone marrow depression and pan पैनसाइटोपेनिया होता है। ओके, और ये क्यों होता है? यूजुअली एसोसिएटेड विद पैरवोवायरस बी इन्फेक्शन। ओके, अभी तक हमने क्या देखा? होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया देखा। अभी हम देखेंगे हेट्रोजाइगस सिकल सेल ट्रेट। ओके, इट इज यूजुअली असिम्प्टोमेटिक। हेट्रोजाइगस सिकल सेल ट्रेट कैसे रहता है? असिम्प्टोमेटिक रहता है। दो माइल्ड वैजो ओक्लूसिव मैनिफेस्टेशन में डेवलप इन सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन। सीवियर हाइपोक्सिया अगर पेशेंट सफर करता है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको? माइल्ड वैजो ऑक्लूसिव मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो यूजुअली तो ये असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, बट इन सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन माइल्ड वैजो ऑक्लूसिव इवेंट्स हमें दिखने को मिलेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस केसेस by high risk family screening is vital for genetic counseling। ओके, हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फैमिली हाई रिस्क एंड फैमिली स्क्रीनिंग के बाद जेनेटिक काउंसलिंग से
हम ये पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो हेट्रोजाइगस सिकल सेल ट्रेट कैसे है? असिम्प्टोमेटिक रहता है, ओनली सीवियर हाइपोक्सिक कंडीशन में माइल्ड वाइजोक्लूसिव मैनिफेस्टेशन हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट किया है। तो इसका भी हम देखेंगे डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सो फर्स्ट है लैबोरेटरी डायग्नोसिस। उसमें फर्स्ट है पेरिफेरल स्मीयर। Peripheral smear showing characteristic sickle RBCs with poikilocytosis, target cell, nucleated RBC, and Howell-Jolly bodies, sign of splenic dysfunction. अभी हम ये देखेंगे पेरिफेरल स्मीयर क्या है। दिस इज टेस्ट shows how your blood cells and platelets looks under microscope. माइक्रोस्कोप के नीचे आपकी बॉडी के ब्लड सेल्स कैसे हैं, ये हम पेरिफेरल स्मीयर से देख सकते हैं। ओके, इट शोज साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल स्मीयर। देन ये क्या करता है? शोविंग कैरेक्टरिस्टिक सिकल आरबीसी। इसमें हमें क्या दिखाई देगा? सिकल आरबीसी विथ पोइकिलोसाइटोसिस। व्हाट इज पोइकिलोसाइटोसिस? रेड ब्लड सेल्स विथ एबनॉर्मल शेप, इसको हम बोलेंगे पोइकिलोसाइटोसिस, एबनॉर्मल आरबीसी। देन टारगेट सेल, देन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज क्या है? आर इमेच्योर ब्लड सेल्स दैट have not completed development yet. न्यूक्लिएटेड आरबीसी इमेच्योर आरबीसी में दिखाई देता है। दे आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट एट ऑल इन सर्कुलेटिंग ब्लड ऑफ अडल्ट। ओके, इफ इट इज प्रेजेंट इट मीन्स यू हैव ब्लड डिसऑर्डर। अगर बॉडी में पीएस में अगर न्यूक्लिएटेड आरबीसी दिखाई देंगे, देन यू हैव ब्लड डिसऑर्डर। देन हॉवेल जॉली बॉडीज, sign of splenic dysfunction. What is Howell Jolly bodies? ये देखो, ये है Howell Jolly bodies are small round cytoplasmic inclusion. They are regularly present after splenectomy and when there is a splenic atrophy. हमने ये देखा था स्प्लेनिक एट्रोपी होती है सिकल सेल एनीमिया में, तो इसके कारण हमें क्या दिखाई देगा? हॉवेल जॉली बॉडीज दिखाई देंगे पेरिफेरल स्मीयर में। ये है नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर ऑफ पेशेंट। एंड इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, देन दिस इज सिकल सेल आरबीसी। ओके, देन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये देखो ये है न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ओके, सिकल सेल आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ओके, तो हमने इधर देखा पेरिफेरल स्मीयर। इसमें क्या क्या दिखाई देगा? सिकल आरबीसी, पोइकिलोसाइटोसिस, टारगेट सेल, न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड हॉवेल जॉली बॉडीज। इट इज साइन ऑफ स्प्लेनिक डिसफंक्शन। देन सेकंड टेस्ट है सिकलिंग टेस्ट। इसको हम बोलेंगे सिकल सेल टेस्ट। ओके, इस सिकलिंग टेस्ट को ही सिकल सेल टेस्ट बोलते हैं। अ सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट सिकलिंग इन सस्पेक्टेड cases. Okay, it looks for abnormal hemoglobin in the blood that causes disorder sickle cell disease. Okay, abnormal hemoglobin देखता है, इसको हम बोलेंगे सिकलिंग टेस्ट। तो हमने यहाँ पे दो टेस्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है EHB solubility test. Involves adding a major amount of HB into concentrated reducing solution. A turbid precipitate indicates presence of HBS. ये देखो, ये है HB solubility test. A mixture of HBS in reducing solution. ओके, यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लिया है, एक नॉर्मल और एक सिकल सेल। इसमें ब्लड में क्या हम डालेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे, रिड्यूसिंग सॉल्यूशन गिव्स अ टर्बिड अपीयरेंस प्रेसिपिटेशन ऑफ HBS। यहाँ पे टर्बिड हो गया है ये टेस्ट। नॉर्मल HB गिव्स अ क्लियर सॉल्यूशन, ये है क्लियर सॉल्यूशन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे HB सोलबिलिटी टेस्ट। पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट दैट स्क्रीनिंग टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन S और सिकल हीमोग्लोबिन। इसमें हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हीमोग्लोबिन S और
सिकल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये है HB solubility test involves adding a major amount of HB into concentrated reducing solution. Then a turbid precipitate indicate presence of HBs. Clear है? Then HB electrophoresis. It is a confirmatory which reveals the concentration of various hemoglobin. Okay. What is HB electrophoresis? It measures the hemoglobin level and look for abnormal type of hemoglobin. हमारे बॉडी में abnormal hemoglobin है या नहीं, ये हमें HB electrophoresis से पता चलता है. Then other investigation may reveal non-specific evidence of hemolytic disease, moderate anemia, high reticulocyte count, hypercellular marrow with erythroid hyperplasia and mild hyperbilirubinemia. ओके, hemolytic disease में हमें क्या क्या दिखाई देगा? मॉडरेट एनीमिया, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट दिखेगा पेशेंट में, हाइपरसेल्युलर मैरो विद इरिथ्रॉइड हाइपरप्लाजिया एंड माइल्ड हाइपरबिलिरुबिनेमिया. ओके, देन लास्ट है एंटीनेटल डायग्नोसिस. हम एंटीनेटल स्क्रीनिंग में ही अगर मदर एंड फादर कैरियर हो तो हम क्या करेंगे? एंटीनेटल डायग्नोसिस करेंगे. इज पॉसिबल एट 12 वीक by DNA PCR studies on fetal fibroblast for genetic defect. Okay, so यहाँ पे हमने 6 टेस्ट देखे हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में. फर्स्ट पेरिफेरल स्मीयर, देन सिकलिंग टेस्ट, देन HB solubility टेस्ट, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस. अदर इन्वेस्टिगेशन में हिमोलाइटिक डिसीज के इन्वेस्टिगेशन होंगे. तो मॉडरेट एनीमिया दिखेगा, हाई रेटिकुलोसाइट काउंट दिखेगा, हाइपरसेल्युलर मैरो विद इरिथ्रोइड हाइपरप्लाजिया एंड माइल्ड हाइपरबिलिरुबिनेमिया. एंड लास्ट एंटीनेटल डायग्नोसिस कब करेंगे? 12 वीक्स या 12 वीक्स के बाद बाय DNA PCR स्टडीज ऑन फीटल फाइब्रोब्लास्ट फॉर जेनेटिक